सो हाय गाइस, दिस इज़ मयंक और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स बिफोर द रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर। तो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर को शुरू करने से पहले उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को सीखना ज़रूरी है और ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर की शुरुआत से। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर जब हम शुरू करते उसमें जो स्टार्टिंग में बेसिक्स देखते हैं उनके कुछ बेसिक्स मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स हम अभी देख लेते हैं जो हमें वैसे भी पोर्टफोलियो में काम आने वाले हैं और रिस्क मैनेजमेंट में भी काम आने वाले हैं। अब आपका ये जो चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट, ये सेकंड चैप्टर है सिलेबस में, बट इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं उनको सीखने के लिए पहले पोर्टफोलियो के कुछ कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है। तो बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट्स है जो हम सीखेंगे। तो ये हमारा पर्पज़ है, तकरीबन 6 कॉन्सेप्ट्स है पोर्टफोलियो से जो हम सीखेंगे और उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहली चीज़ है सर रिटर्न, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन और कोवेरियंस। इतना अगर आपने सीख लिया तो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है सर, अब सबसे पहली चीज़ शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको सब कुछ पता रहे। और सबसे पहला तो रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं, हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर करा था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 6 कॉन्सेप्ट्स कवर करे थे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और परपेचुटी, और वो सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, आखिरी में देखेंगे। अब हम आते हैं सीधा सीधा अपने इन 6 और कॉन्सेप्ट्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर रिटर्न की। अब ध्यान देना, मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी इक्विटी शेयर में आज 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करो और 1 साल बाद आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल उस शेयर की कीमत हो गई है, आपके उस शेयर की कीमत हो गई है 120 रुपये। तो ये जो 20 रुपये का एप्रिशिएशन हुआ है इसे हम कैपिटल एप्रिशिएशन कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है इसको? कैपिटल एप्रिशिएशन। बट अगर हम ये साल के अंत में शेयर्स बेच दे और 120 रुपये अगर हमारे पास में कैश आ जाता है तो इस 20 रुपये को कैपिटल गेन कहा जाता है। सो दोनों में फ़र्क देखो क्या है तो 20 रुपये दोनों जगह पे, यहाँ भी 20 रुपीज़, यहाँ भी 20 रुपीज़, लेकिन जब तक शेयर बेचा नहीं है तब तक उसे कैपिटल एप्रिशिएशन कहा जाता है। इस पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता क्योंकि अभी तक आपके पास वो पैसे आए ही नहीं हैं। लेकिन कैपिटल गेन कब होता है? जब आप शेयर्स बेच देते हैं तो 20 रुपये का जो हुआ वो एक्स्ट्रा कैपिटल गेन कहा जाता है। इस पे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। आप डायरेक्ट टैक्स में इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है सर, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं फ़िलहाल के लिए दोनों एसएफएम में हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है 20। टैक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, 20 इम्पॉर्टेंट है जिसे हम कैपिटल एप्रिशिएशन और कैपिटल गेन कहते हैं। नॉर्मली मैं आगे यहाँ से अब आगे पूरे एसएफएम में कैपिटल एप्रिशिएशन वर्ड यूज़ करूँगा, बट दैट ऑल्सो इंक्लूड्स कैपिटल गेन, ऐसा मान के चलना, क्योंकि हमारे लिए फिगर इंपॉर्टेंट है जो कि है 20 दोनों केस में। तो डिफरेंस कहीं नहीं आएगा आंसर में। बट जो आपने एक शेयर खरीदा स्टार्टिंग में 1 साल में, हो सकता है कि कोई भी पॉइंट पे बीच में, लेट्स से फॉर एग्जांपल नवंबर एंड में या पूरे दिसंबर एंड में भी आपको कंपनी ने डिविडेंड बांटा। जितने भी शेयर होल्डर्स थे उनको डिविडेंड बांटा और हर शेयर पे 10 रुपए का डिविडेंड बांटा, तो ये भी आपकी कमाई हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि साल के अंत में मैं शेयर्स बेचूं या ना बेचूं, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट रिटर्न इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन द डिनोमिनेटर। बस यही चीज़ हमने सीखनी है। अब ये जो रिटर्न है ये 2 तरह का रिटर्न है। अगर आप ध्यान दोगे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में तो आपको रिटर्न के फॉर्म में दो फॉर्म में आपको रिटर्न मिला है। एक तो कैपिटल एप्रिशिएशन, दूसरा डिविडेंड। तो ये हमने कैपिटल एप्रिशिएशन यहाँ रख लिया प्लस डिविडेंड न्यूमरेटर में रख लिया, डिवाइडेड बाय
इन्वेस्टमेंट जो था वो आपने जो इनिशियल लेवल पे किया था वो, तो हम इसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह देते हैं, आई आई। सो कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल गिव यू द रिटर्न दैट यू हैव अर्नड। सो कैपिटल एप्रिसिएशन 20 का था, डिविडेंड 10 रुपये का था, इनिशियली जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो 100 रुपये का, टोटल आपका जो रिटर्न हुआ वो 30 रुपीज़ का, और इसे 30% में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपका अगर मैं रिटर्न कैलकुलेट करने बोलूँ तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना भी रिटर्न कमाया वो न्यूमरेटर में ले लोगे, जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा वो डिनोमिनेटर में ले लोगे। तो हमारा ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, रिटर्न का मतलब क्या होता है। रिटर्न इज नथिंग बट डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब कई बार ऐसा होगा कि साल के अंत में आपको सिर्फ इतना लिखा रहेगा कि 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 120 रुपये हो गए, अब बताओ रिटर्न कितना। ऐसे केस में आपको डिविडेंड की इंफॉर्मेशन अगर नहीं दी है तो आपको ज़ीरो अज्यूम करना है और आगे बढ़ना है। एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो कि एग्ज़ाम में आप इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो मैं आंसर नहीं लिखूंगा, ये नहीं हो सकता। आपको जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसके साथ बाकी अजम्पशंस लेते हुए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। डोंट से दैट मैं ये आंसर नहीं लिखूंगा, मुझे इंस्टीट्यूट का आंसर गलत लग रहा है, क्वेश्चन गलत लग रहा है। अगर आप ऐसा बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर इंस्टीट्यूट गलत क्वेश्चन भी देती है तो उसको मार्क्स अवॉइड करती अलॉट करती है, प्रोवाइडेड आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो। अगर आप बोलोगे कि मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता और इंस्टीट्यूट मुझे गलत क्वेश्चन का मार्क्स दे दे, तो नहीं हो सकता सर। तो एक खासियत है इंस्टीट्यूट की कि इंस्टीट्यूट अगर गलती से भी गलत क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में तो उसके पूरे मार्क्स आपको दिए जाते हैं, बट एक ही कंडीशन है इंस्टीट्यूट की, वो बोलती है कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया यानी आप गलत सॉल्व कर दो चलेगा, कुछ नोट दे दो नीचे में चलेगा, लेकिन सॉल्व करो, मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान में रखना सर। मैं आगे बढ़ता हूँ, अब दूसरी कंडीशन लेता हूँ रिटर्न के केस में। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट प्राइस जब आपने शेयर खरीदा वो है 100 रुपये, और साल के अंत में आपको नहीं पता कि कितनी प्राइस होगी। डिविडेंड फिलहाल के लिए मैं ज़ीरो मान के चलता हूँ। हो सकता है आपको लगता है कि प्राइस 120 भी जाए, 140 भी जाए, 150 भी जाए, या 90 भी जा सकती है, मतलब गिर भी सकती है, और 80 भी हो सकता है। आपको लगता है कि इन 5 में से कोई तो मार्केट प्राइस होगी एट द एंड ऑफ द ईयर। फॉर द टाइम बिंग मान के चलिए कि डिविडेंड इसमें या तो इंक्लूडेड है या इग्नोर कर दिया, मान लो, ठीक है। तो अब बात आती है कि मेरा क्वेश्चन आता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। अब जब भी मैं वर्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलूँगा तब मान लो कि ये जो वर्ड एक्सपेक्ट वर्ड यूज़ किया जाता है वो फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है कि क्या एक्सपेक्टेड है, आप पास होगे या फेल होगे। क्या एक्सपेक्टेशन है कि एक मदर जो प्रेग्नेंट है उसको बॉय होगा या गर्ल होगी। क्या एक्सपेक्टेड है आपको कि मोदी जी के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। जब भी आप एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो वो फ्यूचर की बात आती है, यानी कि आप ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कहाँ कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, लेकिन एंड पे नहीं। एंड पे जाने के बाद तो मार्केट प्राइस एक्चुअल वाली पता चल जाती है, तो वहाँ एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट होता है, एक्सपेक्टेड कैलकुलेट नहीं होता। एक्सपेक्टेड तभी कैलकुलेट होता है जब ये फाइनल फिगर्स आपको नहीं पता होती, बस ये आप अंदाज़ा लगा रहे हो डिपेंडिंग ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द शेयर। पुराने सालों में शेयर ने कैसे परफॉर्म किया उसके मद्देनज़र रखते हुए अगर आप ये एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकाल रहे हो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल सकता है। अब ध्यान देना मेरी बात पे, 100 रुपये का इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो कंफर्म है। अगर आपकी मार्केट प्राइस 120 हुई तो रिटर्न कितना होगा, 20। अगर 140 हुई तो रिटर्न कितना होगा, 40, 50, -10, -20। और क्योंकि ये मार्केट प्राइस 100 ही है तो परसेंटेज में भी रिटर्न इतना ही आएगा, 20%, 40%, 50%, -10%, -20%। तो अपन ने परसेंटेज रिटर्न निकाल लिया, बट मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी एक सिंगल फिगर चाहिए कि मैं कितना कमाऊंगा। जब भी आपके पास में 5 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती है
कि पांचों में से कोई भी एक रिटर्न हो सकता है, ऐसे टाइम पे हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने मैथ्स में फाउंडेशन में पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हर ऑब्जर्वेशन या हर आउटकम के होने के चांसेस कितने हैं। अब इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में मैंने कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दी। जब भी प्रोबेबिलिटी नहीं दी होती है तब ये माना जाता है कि हर आउटकम के होने के इक्वल चांसेस होते हैं। इक्वल चांस यानी कि अगर 5 है, 5 आउटकम है, तो हर आउटकम के 20% चांस बनते हैं। टोटल चांसेस कितने? टोटल 100% होती है ना प्रोबेबिलिटी। ये देखो, प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% होती है। अब 100% प्रोबेबिलिटी को डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो हर प्रोबेबिलिटी, हर आउटकम के चांस कितने आ गए आपके? 20%। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट माई रिटर्न विल बी 20%? 0.20. What is the probability that my return on this investment will be 40%? 0.20, 0.20, 0.20, 0.20. अब अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो और कुछ नहीं करना, आपको रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। मैं आपका फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। आर आई मल्टीप्लाइड बाई पी आई। आर आई मतलब वो पॉसिबल रिटर्न और पी आई मतलब वो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। आई का मतलब होता है वो ऑब्जर्वेशन, 5 में से वेयर आई इज 5। तो पांचों ऑब्जर्वेशन की रिटर्न और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करो। ध्यान देना क्या आता है। अगर हम रिटर्न और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 इंटू 0.20 4, 40 इंटू 0.20 8, 50 इंटू 0.20 10, माइनस 10 इंटू 0.20 और ये आया। अब इनकी टोटल कर लो, दैट इज समेशन। समेशन तो क्या आएगा? 8 और 4 12 और 10 22 20 और ये आ गया 16%। यानी एक्सपेक्टेड है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पे 16% के आसपास या 16% कमाओगे। ऑन एन एवरेज इतना आ रहा है, ऑन एन एवरेज। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रिटर्न व्हेन द प्रोबेबिलिटी इज गिवन। अभी आप मुझे एक चीज बताओ, यहां तो प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इक्वल प्रोबेबिलिटी में आपको ये बार बार मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालने में टाइम लगता है। आप एक और चीज कर सकते हो, जब प्रोबेबिलिटी सेम होती है ना, ध्यान देना मेरी बात पे, जब प्रोबेबिलिटी सेम होती है तो आप इन सारे रिटर्न की टोटल कर लो, कितनी आती है देखो। अगर आप समेशन करते हो तो वो आएगा 40 20 60 और 50 110 में से 10 गए 100 में से 20 गए 80। ये जो समेशन आपने किया 80 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लो, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 5, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन थे, आपका आंसर सेम आएगा 16%। तो मैं 2 आंसर बताता हूँ यहाँ पे। अगर प्रोबेबिलिटी सेम है तो सारे ऑब्जर्वेशन की टोटल कर लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, यानी आपने ऑटोमेटिकली इक्वल प्रोबेबिलिटी दी है। जब भी आप 5 से डिवाइड करते हो या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हो, इसका मतलब आप हर ऑब्जर्वेशन को इक्वल चांस दे रहे हो अकर होने का, यानी कि होने का, तो अपने आप ही इक्वल चांस आ गया। हाँ, अगर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0.20 30 40 10 ऐसा कुछ होता 5, तो फिर आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता जैसे हमने पहले किया, और फिर इस तरह से 16 का आंसर निकालते हैं। तो ऑल एंड ऑल मैं आपको ये जो बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके आखिरी में रिटर्न्स मल्टीपल हो सकते हैं, एक रिटर्न के बजाय ज़्यादा रिटर्न हो सकते हैं, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे प्रोबेबिलिटी की मदद से कि अल्टीमेटली होना तो एक ही है, तो इन पांचों की प्रोबेबिलिटी कितनी है। असलियत में ऐसी सिचुएशन आएगी, इसके चांसेस यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर डिफरेंट होती है तो मल्टीप्लाई करो। तो ये हमने दूसरा फॉर्मूला सीखा एक्सपेक्टेड रिटर्न का। अगर प्रोबेबिलिटी दी होती है तो रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं? R इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर आई इंटू पी आई। तो ये 2 फॉर्मूले याद रखोगे। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है तो नॉर्मली यही वाला फॉर्मूला आपका काम करता है, डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी दी है तो किसी भी चीज़ का रिटर्न निकालना है तो आर आई मल्टीप्लाइड बाई पी आई, यानी कि
रिटर्न को, डिफरेंट रिटर्न्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और टोटल कर लो। प्रोबेबिलिटी तभी दी रहेगी जब एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट आने के चांस होते हैं। ध्यान देना, अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो वो या तो हेड्स आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो ऐसे में 50-50% चांसेस होते हैं हेड और टेल आने के, क्योंकि दो ही ऑब्जर्वेशन है। अगर कॉइन टॉस करने के बाद आपको पता है कि 100% हेड्स ही आएगा, तो फिर तो प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 100% हो गया। अब क्या प्रोबेबिलिटी निकाल के मतलब है। अगर कोई आउटकम श्योर होता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है। बट अगर आउटकम श्योर नहीं है तो उसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब मैं घर से गाड़ी लेके बाहर निकलता हूँ, ठीक है, कितने % चांस है कि मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा? मैं नॉर्मली लेके चलता हूँ कि 100 में से एक बार, नहीं सर, एक भी बार नहीं, मेरा 0.5% चांस है कि टायर पंचर होगा और 99.5% चांस है कि टायर पंचर नहीं होगा, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन बोलता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, बहुत ही रेयर होता है वो चीज़। ठीक है, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके सिर्फ दो ही रिज़ल्ट होते हैं, या तो आप पास होते हो या तो आप फेल होते हो। तो आपकी प्रिपरेशन पे आप बता सकते हो कितने % चांस है कि आप ये होगे। सो देयर आर, आप बोलोगे कि सर 60% प्रोबेबिलिटी है कि मैं पास हो जाऊंगा और 40% प्रोबेबिलिटी है कि मैं फेल हो जाऊंगा। सो दिस इज़ व्हाट द प्रोबेबिलिटी। एक से ज़्यादा आउटकम जब होता है तब हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी एक से ज़्यादा जब रिटर्न थे तो हमने प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया। चलो, अब हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया, जो कि है रिटर्न, डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी है तो आर आई मल्टीप्लाइड बाई पी आई। देखो, ये जो फॉर्मूले हैं ये सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हैं और ये फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे ओवर अ पीरियड। ये थोड़ा स्टैटिस्टिकल इसमें नेचर आएगा। जब आप यहाँ पे कोरिलेशन, कोवेरियंस वगैरह निकालोगे तो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होगा। ये सारे फॉर्मूले ओवर अ पीरियड आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी जो आप देखोगे लेक्चर में, तब आप सिर्फ सीख लो। पोर्टफोलियो का चैप्टर ख़त्म होते होते अगर आपको ये फॉर्मूले याद रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं रहे तो कहीं गलती है मानना। अभी आप खुद से एक्सपेक्ट मत करना कि इसी लेक्चर के जस्ट बाद आपको सारे फॉर्मूले याद रहने लग जाएंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको इन सब की प्रैक्टिस कम से कम 10-10, 20-20 बार मैं करवाऊंगा, और उसके बाद अगर याद नहीं रहे तो दिक्कत है, समझना। तब तक आप खुद से ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ, ओवर स्ट्रेस्ड होना ज़रूरी नहीं है। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, दैट इज़ रिटर्न। देखो, तो अब सेकंड कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं सर, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, यह है सिग्मा। इसे सिग्मा बोलो, आगे से हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब अगर हम सबसे पहले वर्ड्स पे ही जाए तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि एक ट्रेंड या एक फॉर्मेट, या आप बोलो कि पास्ट ट्रेंड को देखते हुए एक रूल जो बनाया गया है वो। अब डेविएशन का मतलब क्या होता है कि डेविएट, जैसे अभी मैं मान रहा हूँ कि मैं अपने रास्ते से चल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं कहीं अपना कोई किसी गांव में रास्ते पे ऐसे 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 चल रहा हूँ, ठीक है, और रास्ता ऐसा ही था और मैं बीच में से ऐसे पलट गया, यानी मैं अपने रास्ते से भटक गया। तो ये हो गया डेविएशन। ऐसे 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 चलना था, ये हो गया डेविएशन। अब लाइट दिन भर आ रही है और किसी 7:05 पे चली गई, तो वो हो गया डेविएशन। करंट, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट में जब डेविएशन आया यानी कि लाइट चली गई। डेविएशन का मतलब होता है कि कितना हमारा जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड आंसर जो है वो डिफरेंट जा रहा है, अलग जा रहा है। अब इन्वेस्टमेंट और एसएफएम के वर्ल्ड में इसको हम रिलेट करेंगे हमारे रिटर्न से। आपने देखा होगा कि अभी अभी जो हमने आंसर निकाला था कि इस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न हम एक्सपेक्टेड है कमाएंगे, 16% रिटर्न। बट एक्चुअल में क्या 16% कमाएंगे? नहीं कमाएंगे। रियलिटी विल बी डिफरेंट, समवेयर बिलो और
अबव 16%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 16% का जो स्टैंडर्ड आंसर है वो कितना परसेंट रियलिटी में डेविएट होगा। आंसर तो निकाल लिया कि कमाएंगे, लेकिन इसमें फायदा नुकसान कितना हो सकता है, कितना डेविएशन आ सकता है, कितना बदलाव आ सकता है जब रियलिटी में हम आएंगे। हो सकता है 17-18%। अब 18% है तो हम तकरीबन 16 से 18 का डिफरेंस लेंगे। अब देखो कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान देना। इसमें पूरा हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, बट कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तो ये है आपके पॉसिबल रिटर्न्स कि आप इतना कमाओगे। 20%, 40%, 50%, -10, -20। मैं एग्जैक्टली वही एग्जांपल ले रहा हूँ जो हमने अभी अभी लिया है, समझने में आसानी जाएगी। ये है मेरे पॉसिबल रिटर्न्स। अब मैं एक और काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ले लेता हूँ, और प्रोबेबिलिटी इस बार मैं थोड़ी डिफरेंट लेता हूँ। अभी सेम प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूस वो वाली लेके तो मैं ईजिली समझा दूंगा आपको, बट एक्चुअल में तो आंसर कुछ और ही आएगा। एक्चुअल जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट रहेगी ना, तो हम कुछ प्रोबेबिलिटी डिफरेंट लेते हैं। लेट्स से पहले वाले की प्रोबेबिलिटी 0.20, दूसरे वाले की 0.30, तीसरे वाले की 0.10। मेक श्योर कि प्रोबेबिलिटी का टोटल कभी भी 100% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यह है 1.00। सो 20 और 30, 50 और 10 कितने हो गए? 60। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 0.20 और 0.20। तो ये हो गया पूरा 100% प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर। अब रिटर्न निकालते हैं हम। रिटर्न को बोलेंगे बार आर आई। रिटर्न कैसे निकालते थे जब प्रोबेबिलिटी दी होती थी? 20 × 0.20, ये हो गया 4। 40 × 0.30, 12। 50 × 0.10, 5। -10 × 0.20, -2। और -20 × 0.20, -4। तो हमारा नया रिटर्न आएगा अब यहाँ पे 12 और 4 16 और 5 21 में से 6 गए 15%। पहले कितना आया था? 16%, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी थी। अब हमारा रिटर्न का आंसर कितना है सर? 15%, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। अब हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करके 15% तक का रिटर्न कमाएंगे, लेकिन दूसरा सवाल आता है कि ये रिटर्न कितना डेविएट हो सकता है। डेविएशन यानी कि हमारी उम्मीद से कितना डिफरेंट आ सकता है। अब हमारी उम्मीद कितनी है? 15% की एक्सपेक्टेशन, लेकिन एक्चुअल में तो इनमें से कोई एक रिटर्न होगा। तो अगर 20% रिटर्न हुआ तो डेविएशन कितना सर? 5% का। देख रहे हो 20 और 15 का डिफरेंस। 20% अगर आपका रिटर्न हुआ तो 5% आपने ज्यादा कमाया अपनी एक्सपेक्टेशन से। इसी को बोलते हैं डेविएशन। RI माइनस बार RI। सो 20 - 15 करोगे तो वो आएगा 5। बट अगर 40% आपको रिटर्न मिला तो डेविएशन कितने का हुआ आपकी एक्सपेक्टेशन से? 40 - 15, 25। सेम रिपीट करूंगा। अगर 50 का मेरा रिटर्न मिला मुझे और मैं उम्मीद सिर्फ 15 की लगा रहा था, तो डेविएशन कितना पॉजिटिव में आएगा? 35। -10 हुआ तो -10 - 15 कितना दूर है? -10 15 से 25%। देखो ना, -10 0 10 15, तो ये 5, ये 10 और ये 10, टोटल 25% पीछे जाना पड़ेगा पॉजिटिव 15% से निगेटिव 10% पे आने के लिए। करके देखना, -10 - 15, फिर -20 - 15 अगर आप करोगे तो दैट्स -35। देख रहे हो? ये है आपका डेविएशन। ये है आपका डेविएशन। अब डेविएशन तो आपने निकाल लिया, लेकिन हमें तो एक सिंगल फिगर चाहिए, और ऊपर से स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान देना, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि रिस्क कितना है, इसका मतलब होता है रिस्क। इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से।
और रिस्क कभी भी निगेटिव, रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ये आंसर हमेशा नॉन निगेटिव आता है। मैं बताता हूँ क्यों। स्टैंडर्ड डेविएशन, अब आप एक एग्जांपल देखो, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी लेके, और मैं बोलता हूँ कि मेरे एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं। अब एक्सीडेंट इज़ अ नेगेटिव टर्म, ठीक है, मेरे एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, और वहाँ पे अगर मैं 1% चांस भी बोलता हूँ कि मेरे एक्सीडेंट होने के चांस, चलो एक नहीं 5% है, तो मैं फिर भी जो 5 लिख रहा हूँ ये पॉजिटिव लिख रहा हूँ। क्या मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरे एक्सीडेंट होने के चांस -5% है? मेरे इस साल लॉस होने के चांस -5% है कंपनी में? मेरी जॉब जाने की चांस -10% है? कभी भी आप निगेटिव में चांसेस बताते हो या रिस्क बोलते हो, है तो रिस्क ना। लॉस इज ऑल्सो अ रिस्क, एक्सीडेंट इज ऑल्सो अ रिस्क, एंड जॉब जाना इज ऑल्सो अ रिस्क। आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, इज ऑल्सो रिस्क। ऑल दीज 3 आर रिस्क ओनली। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, जॉब मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन नेगेटिव रिजल्ट को भी हम प्रोबेबिलिटी या चांस जब देते हैं, परसेंटेज जब देते हैं, तो नेगेटिव में नहीं देते। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेरे एक्सीडेंट होने के चांसेस -5% है, मैं बोलता हूँ कि 5% चांस से एक्सीडेंट हो सकता है, 5% चांस है कि मेरा इस साल कंपनी में लॉस हो सकता है, 10% चांस है कि मेरी जॉब जा सकती है। तो मैं जब आंसर देता हूं तो वो पॉजिटिव में ही देता हूं, इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये पॉजिटिव में ही आएगा, इट इज़ नॉन निगेटिव। तो अब आप देखो हमारा जो ये कॉलम में आंसर आया, यहाँ पे कहीं कहीं पे निगेटिव आंसर भी आ रहा है, निगेटिव डेविएशन भी आ रहा है। तो पहला रूल ये है, निगेटिविटी को हटा दो। निगेटिव फिगर को हटाना है तो किसी भी फिगर को स्क्वायर कर लो, आपकी निगेटिविटी हट जाती है। ध्यान देना, ये लो 2 और ये लो -2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, पॉजिटिव था पॉजिटिव ही आया। लेकिन -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 ही आएगा, निगेटिव था पॉजिटिव आएगा। तो किसी भी फिगर का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही आंसर आता है, किसी भी फिगर का। तो हम क्या करेंगे सर, RI -12 RI का स्क्वायर ले लेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप है। अब 5 का स्क्वायर होता है सर 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 35 का स्क्वायर होता है 12 to 5, फिर 625 और 12 to 5 आ गया। सारे आंसर पॉजिटिव में आ गए। अब आपके मन में ये आ सकता है कि सर जो निगेटिव था उसी का स्क्वायर करते, हमारा पर्पस तो पॉजिटिव आंसर लाना था, निगेटिव था उसी का स्क्वायर करते, इनको क्यों किया? क्योंकि फिर बेस गलत हो जाता। आप सोचो ये 3 फिगर विदाउट स्क्वायर दिखती, ये 2 फिगर स्क्वायर के साथ दिखती, आगे मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता? किलो और लीटर को तो इस्तेमाल नहीं कर सकता ना, या तो मैं सबको किलो में कन्वर्ट करूंगा या तो सबको लीटर में कन्वर्ट करूंगा। अगर एक चीज को भी कन्वर्ट करना है तो सबको करो ताकि सबको साथ लेके चल सको। ठीक है सर, कर दिया आपने यहाँ पे, गुड। बट आप ध्यान दो, मेरा डेविएशन तो आ गया, ये रहा, बट मैंने एक्स्ट्रा इफेक्ट दिया है यहाँ पे जो कि नहीं देना चाहिए था। तो सही बात है सर, जो मैंने एक्स्ट्रा इम्पैक्ट डाला है आंसर पे स्क्वायर करके, मैं उसे हटा सकता हूँ। कैसे, ध्यान देना। पहले मेरा आंसर था -2, उसको मैंने स्क्वायर करा ताकि मैं निगेटिविटी हटा सकूँ, तो 4 लिख दिया। अब ये एक्स्ट्रा इम्पैक्ट जो डाला उसको आप स्क्वायर रूट कर दो, तो इसको अगर स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा। आपका आंसर आ गया, ये देखो। तो निगेटिविटी भी हट गई और आपका इम्पैक्ट भी खत्म हो गया। जो आपने इम्पैक्ट यहाँ डाला था वो आपने यहाँ पे हटा दिया। स्क्वायर को स्क्वायर रूट करके वापस सेम फिगर पे लाया जा सकता है, सेम इम्पैक्ट पे लाया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर -2 को 2 ही लिखना था तो इतना सारा करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ माइनस का साइन हटा दो। नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे 5 फिगर है, और पांचों फिगर की टोटल करके स्क्वायर रूट करने वाले हो, तब आंसर आपके ऐसे सेम नहीं आते। चलो, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, आपने स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर लो। जैसे रिटर्न भी आप एक्सपेक्टेड निकाल रहे थे, वैसे डेविएशन भी आपको एक्सपेक्टेड निकालना है। तो मैं
इन सारे स्क्वायर वाली फिगर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आर आई माइनस बार आर आई का स्क्वायर जो है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों सर? बहुत सिंपल है, क्योंकि 5 डेविएशन तो नहीं हो सकते ना। जैसे रिटर्न भी आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके निकाल रहे थे, डेविएशन भी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके निकाल लो। तो 25 को 0.20 से मल्टीप्लाई करूंगा, होने के चांसेस उतने ही हैं, तो उसका आंसर आएगा 5। 625 को 0.30 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 187.5। 1225 को 0.10 यानी कि 122.5। 625 को 0.20 अगेन 125 और 1225 को 0.20 245। ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने की बात की फिगर। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये आप प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई कर चुके थे, फिर से क्यों किया यहाँ पे? अब मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ये आपको भ्रम है कि आप डबल प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल कर रहे हो। सर हम डबल प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना। एक बार जो हमने प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वो रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए किया था, और उसके बाद आप देखोगे कि 20 और 15 का डिफरेंस यहाँ पे हमने लिया है। प्रोबेबिलिटी तो आई नहीं यहाँ पे, 40 और 15 का डिफरेंस लिया है यहाँ पे हमने, 25 जो लिया, प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे भी नहीं आई। तो अब यहाँ पे कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी हम एक ही बार कर रहे हैं, ये डबल डबल कर ही नहीं रहे। सर 15 भी तो प्रोबेबिलिटी से आया, लेकिन वो 100% पे आ चुका है ना। अब प्रोबेबिलिटी कहाँ है 15 में? 4 में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करने के बाद आया ये बोल सकता हूँ, 12 प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करने के बाद आया ये बोल सकता हूँ, 15 तो 100% फिगर हो गई। 1 का बेस है ये 15 का, इनका भी 1 का बेस था इंडिविजुअली, तो 5 को 1 में कन्वर्ट करा। वैसे ही रिस्क को हमने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा। अब क्या करना है सर? बहुत ही सिंपल है, सम कर दो। आपने यहाँ पे क्या किया था? 15 कैसे निकाला? टोटल करके ही निकाला था, उसको भी टोटल कर दो। बाकी पूरा का पूरा सेम ही तो बता रहे हैं हम। डेविएशन आया, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करो, टोटल करो। यहाँ पे रिटर्न आया था, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, टोटल करो। चलो 5 + 187.5 122.5 + 125 + 245, सो ये आपका आंसर आता है 685। ठीक है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? ध्यान देना, ये अभी भी स्क्वायर में है। अगर मैंने इंडिविजुअल हर फिगर स्क्वायर में थी तो टोटल भी तो स्क्वायर में आता है, तो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। स्क्वायर ही है अभी, और इसे नाम दिया जाता है वेरिएंस। वेरिएंस बोलो, वैरिएंस बोलो। 685 इज स्टिल इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, और मैंने आपको बोला था कि हमने जो एक्स्ट्रा इम्पैक्ट डाला है ये हटाया कैसे जा सकता है? स्क्वायर रूट से। तो स्क्वायर रूट में डालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 685, और आपका आंसर आ जाएगा 26.17%, और इस फिगर को कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऑल एंड ऑल 2 आंसर आपके फाइनली आते हैं कि आप उम्मीद लगा लो शायद आप 15% कमा सकते हो इस इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन ये 15% 26.17% से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट इज 15%, बट देर इज अ डेविएशन ऑफ 26.17%। जब यह स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है तो इसका मतलब दोनों तरफ से होता है कि आपका ये 15% 41.17% भी हो सकता है और -11.17% भी हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं इनके बीच आपका फाइनल रिटर्न आएगा। 15 तो ठीक है, लेकिन ये 15% भी 26% से डेविएट हो सकता है। 26 से ऊपर भी जा सकता है, 26 से नीचे भी जा सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों साइड का आंसर देता है, फायदे वाला साइड भी, नुकसान वाले साइड भी।
इट गिव्स यू द आंसर ऑफ बोथ प्रॉफिट साइड ऑल्सो एंड द लॉस साइड ऑल्सो। ये चीज़ ध्यान में रखना, वैल्यू अपना रिस्क मैनेजमेंट में काम आएगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब समझा आपको? पूरी प्रोसेस हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे अब। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या थी? हमने रिटर्न लिए, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला। यहाँ तक तो ठीक थी प्रोसेस, ये स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं आता। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से शुरू होता है कि हमने पहले हर पॉसिबल रिटर्न को डेविएशन देखा कि कितना डेविएट हो रहा है, निगेटिविटी हटाने के लिए स्क्वायर किया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद टोटल करा, और वो जो स्क्वायर किया हुआ इम्पैक्ट था वो हटाने के लिए स्क्वायर रूट करा, तब जाके हमारा आंसर आया। तो आप इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे सर? ध्यान देना। सबसे पहले तो आप ले लोगे रिटर्न जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उसमें से माइनस करोगे आप एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो निकाल लो। इन सब का पांचों में बार करने के बाद कुछ आंसर नेगेटिव आएंगे और नेगेटिविटी हटाने के लिए आपको करना होगा स्क्वायर। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद में आप कर लो समेशन। समेशन करने के बाद आप कर दो स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा, जो कि कहलाया जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। ये है फॉर्मूला। आर आई माइनस बार आर आई, ध्यान देना, अब मैं वापस बोल रहा हूँ। आर आई माइनस बार आर आई से डेविएशन आया, नेगेटिविटी हटाने के लिए स्क्वायर किया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा, फिर समेशन करा, फिर स्क्वायर रूट करा। अंदर से बाहर आना पड़ेगा, हर कोई जा सकता है अंदर से बाहर। देखो अब सबसे पहली प्रोसेस तो ये थी, उसके बाद और थोड़ा हमने स्क्वायर करा तो ये दूसरी प्रोसेस आ गई, उसके बाद और हमने थोड़ा बड़ा करा तो ये तीसरी प्रोसेस आ गई। मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ। सबसे पहली स्टेप थी ये डेविएशन निकालना, ठीक है, पहली स्टेप। उसके बाद दूसरी स्टेप थी ये थोड़ा सा और स्क्वायर करना। तीसरी स्टेप थी और थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना। चौथी स्टेप थी आपकी समेशन करना, और पांचवी स्टेप थी आपकी स्क्वायर रूट करना। तो आप देख रहे हो स्टेप वाइज अगर मैं लिखूं तो हम अंदर से बाहर जा रहे हैं। यह है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर इन केस प्रोबेबिलिटी नहीं रही तो आप फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल सकते हो। ध्यान देना, यहाँ तक तो सेम स्टेप्स है, स्क्वायर करने वाली भी सेम स्टेप्स है, बट अब अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है तो यहीं पे टोटल कर लो और डिवाइडेड बाय n कर लो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि जैसे ही आप 5 से डिवाइड करोगे इसका मतलब आपने इक्वल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी का इंपैक्ट आ जाएगा, लेकिन इक्वल प्रोबेबिलिटी का इंपैक्ट आएगा। अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं दी है तो आप तो यही मानोगे ना कि हर आउटकम के होने के चांसेस इक्वल है। उसके बाद स्क्वायर रूट कर दो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के हमारे दो फॉर्मूले बनते हैं सर, ये है एक विथ प्रोबेबिलिटी वाला और ये है एक विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब समझ में आया? इसके भरोसे हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने सीखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के हमने दो फॉर्मूले देखे। सबसे पहला तो विथ प्रोबेबिलिटी वाला था, जो कि है, ध्यान देना, लिखना भी ऐसे ही जैसे आप निकालते हो। आर आई माइनस बार आर आई का स्क्वायर ले लिया, पहले तो आर आई माइनस बार आर आई, फिर स्क्वायर किया निगेटिविटी हटाने के लिए, फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, फिर टोटल किया और फिर स्क्वायर रूट कर दिया। बट अगर आप विदाउट प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, जिसको मैं WOP लिख रहा हूँ, तो वो कुछ इस तरह से आएगा। डेविएशन तो निकालोगे जैसे निकालते आ रहे थे अभी तक, फिर स्क्वायर भी करोगे जैसे करते आ रहे थे, अब कर लो समेशन और डिवाइडेड बाय n एंड देन स्क्वायर रूट। आपका आंसर सेम आएगा। वो जो डिवाइडेड बाय n करते हो ना समेशन के बाद, इसका मतलब ही होता है इक्वल प्रोबेबिलिटी आप असाइन कर रहे हो। तो ये आपके दो कॉन्सेप्ट हो गए ख़त्म। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो गया हमारा ख़त्म। अब हम डिस्कस करेंगे सर पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ आप अब अगले स्टेप पे जा रहे हो।
देखो, इन दो कॉन्सेप्ट के भरोसे मैं आधा रिस्क मैनेजमेंट तो कवर कर लूँगा चैप्टर, लेकिन उसके बाद वापस एक जगह पे अटकेंगे जहाँ पे इन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं अभी से आपको ये बाकी के तीनों चारों कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, मान लो 1-1.5 घंटा पूरा 6 कॉन्सेप्ट पे जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअली आप इतना स्ट्रांग हो जाओगे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के 20% क्वेश्चंस, ध्यान देना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के 20 से 30% क्वेश्चंस आप इन 6 कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। तो आपको लग रहा होगा कि स्टार्टिंग सर अभी तक हमने चैप्टर शुरू भी नहीं करा और इतना सारा टाइम चला गया, तो डोंट पैनिक। थोड़ा भरोसा रखो कि कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम सबसे ज़्यादा टाइम इसी पे देंगे, क्वेश्चंस पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम, क्योंकि तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बट इनके भरोसे आप बहुत सारी चीज़ें आगे कर सकते हो। अभी तक हम 8 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ध्यान देना सर, 6 कॉन्सेप्ट थे हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, 2 कॉन्सेप्ट हो गए हमारे ये बेसिक्स बिफोर रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर के। ठीक है सर, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ 5 मिनट का और फिर आते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन को आगे डिस्कस करने। तो आइए सर, आफ्टर दिस ब्रेक वी आर गोइंग टू start with concept number 3, that is portfolio return, and concept number 4, portfolio standard deviation. रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब आपको समझ में आ गया। आपको जो मतलब अब समझने की ज़रूरत है वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता क्या है? बहुत ही सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो इट इज़ अ बास्केट ऑफ 2 और मोर देन 2 असेट्स। यानी फाइनेंस की भाषा में एक से ज़्यादा जगह पे जब आपने निवेश कर रखा हो या इन्वेस्ट कर रखा हो तो आपके सारे इन्वेस्टमेंट का जो एक बास्केट बनता है उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। मैं अगर कहूँ कि मैंने, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ लिखते हैं हम, मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मैंने 10 लाख में से 5 लाख रुपए इक्विटी में डाल के रखा है, मैंने 3 लाख रुपए कहीं रियल इस्टेट में डाल के रखा है, कोई दूर दराज में लैंड खरीद ली मैंने बहुत सस्ते में 1 आध एकड़, तो 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए में आ जाती है। तो ये 3 लाख रुपए आपने यहाँ डाल दिया, 5 और 3 8 हो गए, और आप मान लो 2 लाख रुपए की आपने एफडी करा ली। तो ये आपका एक तरह से पोर्टफोलियो ऑफ बन गया। पोर्टफोलियो बना है 10 लाख रुपए का, तो इसका मतलब है कि 10 लाख रुपए कहाँ कहाँ लगे हैं ये आपको इससे पता चल जाएगा। इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इनफैक्ट अगर मैं इस इक्विटी को भी अगर ओपन करूँ तो हो सकता है कि मैंने टाटा मोटर्स के शेयर खरीद रखे हों, मैंने इन्फोसिस के शेयर खरीद रखे हो, मैंने सन फार्मास्यूटिकल के शेयर्स खरीद रखे हो, रिलायंस के भी खरीद रखे हो, एक दो और नाम ले लेता हूँ, और अडानी एंटरप्राइजेस ले लो, और पेटीएम ले लो। ठीक है, अब ये जो अलग अलग मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, जैसे 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो हो सकता है मैंने 1 लाख यहाँ डाल दिया, 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 50,000 यहाँ डाल दिए, और 50,000 मैंने इस तरह से पोर्टफोलियो मेरा बना लिया। तो ये जो एक बास्केट बना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स का 5 लाख का, तो 5 लाख का भी ये पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो ये मेरा 5 लाख का पोर्टफोलियो है इक्विटी शेयर्स का। तो अब ऐसा क्यों किया जाता है? बहुत ही सिंपल सी बात है सर कि पूरा का पूरा 5 लाख रुपए, आप ज़रा सा सोचो, पूरा का पूरा 5 लाख रुपए अगर मैं सिर्फ टाटा मोटर्स में डाल देता और एक भी न्यूज़ गलत आती टाटा मोटर्स के अगेंस्ट में, या तो उनकी कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब होता, या तो वहाँ आग लग जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, या ऑटोमोबाइल सेक्टर ही पूरी तरह से ख़राब हो रहा है, तो ऐसे केस में मेरा पूरा 5 लाख रुपए नुकसान पे या रिस्क पे जा सकता है। इसमें 5 लाख रुपए में मेरे को बहुत नुकसान हो जाएगा। बट मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी समझदारी का काम किया और मैंने अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करा, अलग अलग कंपनी, अलग अलग इंडस्ट्री। आप नोटिस करो, टाटा मोटर्स ये जो है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इन्फोसिस ये टेक इंडस्ट्री है, इन टेक्नोलॉजी, सन फार्मा ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, रिलायंस बहुत बड़ा, रिलायंस बहुत डिफरेंट सेक्टर्स में, अडानी एंटरप्राइजेस अलग, पेटीएम एक फिनटेक इंडस्ट्री होगी। तो अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रखा है। इसका फ़ायदा क्या मिलता है पता है?
इसका फ़ायदा होता है रिस्क रिडक्शन। मैंने रिस्क बहुत कम कर लिया। जब आप एक शेयर के बजाय 5-6 डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे कहा जाता है आपने अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर लिया। डाइवर्सिफाई कर लिया यानी कि फैला दिया अलग अलग जगह पे। अब उससे ये बात होती है कि नुकसान आपका अगर होता है तो कम होता है। इनकेस अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो टाटा मोटर्स की अगर खराब न्यूज़ भी आएगी तो 1 लाख पे ही आपको नुकसान होगा, बाकी सब पे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में खराब न्यूज़ आई है, उसका इन्फोसिस से क्या लेना देना, उसका पेटीएम से क्या लेना देना। गेटिंग इट? तो एट अ टाइम मेरे सारे शेयर्स पे खराब न्यूज़ आएगी, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप सोचो ऐसी कौन सी न्यूज़ आएगी जो सारे शेयर्स को एक साथ इंपैक्ट डालेगी। इंडियन स्टॉक मार्केट गिर गया, इन्फ्लेशन, अर्थक्वेक, वॉर, ये ऐसी न्यूज़ है। अब अर्थक्वेक रोज़ आता है क्या? नहीं, तो बहुत चांसेस कम है। वॉर रोज़ होता है क्या? नहीं, तो इसके भी चांसेस कम है। तो ये जो मैंने रीज़न बताया ये बहुत रेयर होता है, तो चांसेस कम हो जाते हैं रिस्क के, इसी को कहा जाता है रिस्क रिडक्शन। अब आप सोचो, आपका ये एक पोर्टफोलियो है और मैं आपका दूसरा पोर्टफोलियो बनाता हूँ, लेट्स से सिर्फ टाटा मोटर्स का। अब बताओ सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ होना चाहिए? सबसे ज़्यादा रिस्क आपका टाटा मोटर्स वाले इन्वेस्टमेंट पे होगा, जहाँ पे आपने पूरे 5 लाख रुपए लगा दिए कि एक गलत न्यूज़ ऑटोमोबाइल की आई और आपको मान लो 10% का नुकसान हुआ तो सीधा 50,000 का नुकसान होगा। बट वही यहाँ पे सिर्फ 10,000 का नुकसान होगा, क्योंकि सिर्फ टाटा मोटर वाले शेयर लॉस में जाएंगे उस ऑटोमोबाइल वाली न्यूज़ से। ठीक है, उस दिन बाकी की न्यूज़ शायद अच्छी हो तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है रिस्क रिडक्शन, इसे कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन। ये वर्ड याद कर लो, ये बाद में बहुत काम आएगा। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका पोर्टफोलियो। एक आध चीज़ मैं आपको और थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दे दूँ, थोड़ा टाइम हमारे पास में कम है क्योंकि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं। अगर आ पाती है स्क्रीन आपके सामने, ग्रेट। तो ये रही आपकी स्क्रीन। अब आप थोड़ा इस पे ध्यान देना। अब हम जाते हैं यहाँ पे शेर खान वाले ऐप में। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं पोर्टफोलियो के बारे में दिखाऊंगा। फिंगरप्रिंट सेंसर एक्टिवेट कर लिया हमने। उसके बाद हम पोर्टफोलियो में जाते हैं। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, जूम करके देखोगे तो तकरीबन ये आज का मेरा पोर्टफोलियो का डिटेल है। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे तो खैर टाइम ले रहा है, यहाँ से हटा के ना दूसरी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अब थोड़ा क्लियर आ रहा है? थोड़ा सेटिंग का प्रॉब्लम होता है बस, और कुछ नहीं। हाँ, तो ध्यान देना। अब आप देखोगे यहाँ पे ये मेरा पोर्टफोलियो है। इसमें आप अगर इक्विटी में जाते हो तो आपको क्लियर पता चलता है यहाँ पे कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 31.56 लाख्स का है और उसकी आज की वैल्यू है 38.05। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते 10 दिन में मार्केट तकरीबन 21% गिरा है। तो ये जो मेरा टोटल गेन और लॉस था ये 10 लाख के ऊपर था, जो अब आज सिर्फ 6.5 लाख बचा है। तो आप बोलोगे सर 10 दिन में आपने 3-3.5 लाख गवा दिए। यस, ये मार्केट का खेल ही ऐसा होता है। हो सकता है अगले 10 दिन बाद ये वापस 10 लाख पे पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सिर्फ आज जो मार्केट काफ़ी अच्छा गया था तो आज मैंने सिर्फ 84,000 रुपीज़ कमाए। सिर्फ मतलब आज सिर्फ मैंने 84,000 रुपये कमाए, सिर्फ आज मैंने 84,000 कमाया। अब आप वर्डिंग्स को इधर उधर घुमाओगे इसलिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको शेयर्स पे लेके चलता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि मैंने कौन कौन से शेयर्स खरीद रखे हैं। अडानी पावर, आईसीआईसीआई बैंक, हैवेल्स, टाटा मोटर, सन फार्मास्यूटिकल, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, अशोक लेलैंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यस बैंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पेटीएम, जुबिलिएंट फूड, ये वो डोमिनोज वाली कंपनी है, जुबिलिएंट फूड वर्क्स लिमिटेड।
टाटा पावर, M&M, पार्श्वनाथ, विप्रो, एक्साइड इंडस्ट्रीज, जोमेटो, LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB, SBI, इंडसइंड बैंक, आइडिया, नज़ारा, भारती एयरटेल, अडानी एंटरप्राइजेस, ताज, GVK होटल्स, UPL लिमिटेड, अनुपम रसायन, अनुरास, BPCL, टाटा कंज्यूमर, सोना कंज्यूमरबल्स एंड SIS लिमिटेड, रिलायंस, नवकार कॉर्प, एरन, ग्लेनमार्क, IDFC फर्स्ट एंड फिनो पेमेंट्स बैंक। ये फिनो पेमेंट्स बैंक में मेरे को बहुत नुकसान है। चलो, तो जो भी है सर, ऑल एंड ऑल अपनी समरी ये है। तो ये है मेरा पोर्टफोलियो। अब बात आती है कि जो हम पोर्टफोलियो रिटर्न की बात कर रहे हैं, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है। इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न तो कैलकुलेट करना हमने निकाल लिया, अगर हमें पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करना है ये 20%, तो ये कैसे निकालेंगे सर हम? तो वो चीज़ें हमें अब देखनी है यहाँ पे। आइए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं आपको समराइज़ करता हूँ ये सब चीज़ें। ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया पोर्टफोलियो रिटर्न वाला। तो एक चीज़ तो समझ गई कि एक पोर्टफोलियो के अंदर में 2-3 शेयर्स होने चाहिए, कम से कम 2 शेयर्स तो होने चाहिए अगर आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है। सो लेट्स से हम सिंप्लिसिटी के लिए ले लेते हैं ABC, XYZ, PQR और DEF, ऐसे 4 अलग अलग तरह के शेयर्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में, और हमने उसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, मैं सिंपल फिगर्स ले रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और 4 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये टोटल मिला के हो गया 10 लाख का इन्वेस्टमेंट। अब आप ध्यान देना, इस 1 लाख के इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होगी, जिसे हम कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम रिटर्न निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाला। मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, ये रहा, ये हमने पढ़ा था। अगर किसी भी सिंगल सिक्योरिटी का, इक्विटी शेयर का रिटर्न निकालना है तो आप उसका डिविडेंड कैपिटल एप्रिसिएशन न्यूमरेटर में रख लो, डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट रख लो, आखिरी में आपका ये वाला रिटर्न आ जाएगा। तो उसी तरह से मान लो मैंने चारों के रिटर्न निकाल लिए, ABC, XYZ, PQR, DEF, सब के चारों के रिटर्न निकाल लिए, और वो कुछ इस तरह से आ रहा है 12%, 10%, 15% और 20%। तो पोर्टफोलियो रिटर्न क्या हुआ? 12%, 10%, 15%, 20%, ये तो हो गए सिंगल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। बट हमें पूरे पोर्टफोलियो का, यानी कि 10 लाख पे कितना कमाया, वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा ध्यान दो, मैं 2 तरीके बताता हूँ। पहले लेंथी प्रोसीजर बताता हूँ और फिर उसका शॉर्टकट क्या है वो बताता हूँ। 1 लाख पे 12% कितना होता है सर? 12,000। 2 लाख पे 10% होता है 20,000। 3 लाख पे 15% होता है 45,000। और 4 लाख पे 20% होता है 80,000। और अगर आप इन सब की टोटल कर लो, चारों शेयर्स पे कितना कमाया आपने? 12, 20, 45 और 80, तो ये आता है 1,57,000। अब पोर्टफोलियो रिटर्न यानी और कुछ नहीं, ये टोटल रिटर्न आपका और टोटल इन्वेस्टमेंट। 10 लाख क्या है? पोर्टफोलियो। तो रिटर्न भी जो 10 लाख पे निकलेगा उसको क्या बोलोगे आप? पोर्टफोलियो रिटर्न। तो पोर्टफोलियो रिटर्न का सबसे पहला फॉर्मूला वही रहेगा सर जो था, रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। अगर आप रुपीज़ में निकाल सकते हैं तो 1,57,000 न्यूमरेटर में रखिए और 10 लाख डिनोमिनेटर में रखिए। ये हो गया आपका 15.70%। बट हर बार ये चीज़ काम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत बार आपको ये वाला पार्ट दिया हुआ ही नहीं रहेगा। आपको दिया हुआ रहेगा तो वेट, कि किस में कितना वेट है, इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है। अब आप दूसरा तरीका देखिए। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग रिटर्न इन रुपीज इन एवरी केस, what we can do is we can simply take the weight of that investment in the entire portfolio। इसका मतलब 1 लाख यानी ABC का 10 लाख में कितना वेटेज है, 10 लाख में से कितना हिस्सा हमने ABC में इन्वेस्टमेंट करा। अगर आप ध्यान दोगे तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख आता है आपका 10%, यानी कि सिर्फ 10% आपने ABC में डाला है। वैसे ही 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख करोगे तो 20%, 30% और 40%। इसे कहा जाता है वेट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट इन द एंटायर पोर्टफोलियो। अब हमें इस अमाउंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे आगे जहां पे आपको सिर्फ ये परसेंटेज में रिटर्न और वेट्स दिए होंगे,
और ऐसे टाइम पे अगर आपको रिटर्न निकालना है तो अगेन सेम फॉर्मूला, जो आप रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी करते थे वो आप यहाँ पे रिटर्न इनटू वेट कर लो। 12% का सिर्फ 0.10 वेट कितना होता है, 1.2%। 10% का 0.20, 0.20। 15% का 0.30, 4.5। ये 2 आ जाएगा। और 20% का 0.4 अगर आप निकालोगे तो ये 8 आ जाएगा। अब आप इन सब की टोटल कर लो, 8 और 4 12, 12.5 और 2 14.5 एंड 1.20 15.70%। कहानी ख़त्म। वही आपका आंसर आया जो यहाँ पे आया। अब आपको फिगर्स की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको वेट्स भी दिए तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो पोर्टफोलियो रिटर्न आपने कितना कमाया सर, 15.70%। और वो निकाला कैसे, ध्यान देना सर। रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो RP इज नथिंग बट, हमने सबसे पहले सिंगल इन्वेस्टमेंट जो था पोर्टफोलियो के अंदर उसका रिटर्न लिया, उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई किया, यानी कि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का पूरे पोर्टफोलियो में जो वेट था, और उसके बाद हमने उन सारी फिगर्स को टोटल कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। समेशन ऑफ RI इंटू वेट आई, ये है हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना। कैसे निकालना सर पोर्टफोलियो रिटर्न, RP इज इक्वल टू RI मल्टीप्लाइड बाय वेट आई और फिर समेशन। वेटेड एवरेज रिटर्न कहते हैं उसको, वेटेड एवरेज। ये है वेटेड एवरेज रिटर्न। आप देखो ये वाला फॉर्मूला जो RI इंटू PI था वही है ये RI इंटू वेट आई। बस हर सिक्योरिटी का वेट कितना है उस पोर्टफोलियो में वो पता कर लो और उसको रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम ही आंसर आता है। तो आप ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन हाउ द डेटा इज़ गिवन टू यू। अगर आपको इन्वेस्टमेंट दिया ही नहीं होता तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाते, बट वेट अगर दिए हैं तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होती, इसमें वेट होता है। अब आती है बारी स्टैंडर्ड डेविएशन की। पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है सर? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है रिस्क, और हमें जो निकालना है वो है सिग्मा P, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। अब ध्यान देना मेरी बात पे। पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालने के लिए हर सिक्योरिटी का रिटर्न निकालना ज़रूरी था, वैसे ही पोर्टफोलियो का रिस्क निकालने के लिए हर सिक्योरिटी का रिस्क निकालना ज़रूरी है। ध्यान देना। अब मैं नया एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले तो मैं सिर्फ 2 सिक्योरिटी के पोर्टफोलियो का एग्जांपल लूंगा, ABC XYZ। उसका रिटर्न है 10% और 20%, और उसका रिस्क हमने निकाला जो हमने अभी सीखा था उसी मेथड से। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का हमने रिस्क निकाला तो वो आया 12% और लेट से 15%। अब दोनों सिक्योरिटी का मिला के एक पोर्टफोलियो बनता है, और हमें जो निकालना है वो है ये फिगर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। आप बोलोगे सर जैसे रिटर्न को वेट से मल्टीप्लाई करा था वैसे ही पोर्टफोलियो को वेट से स्टैंडर्ड डेविएशन को वेट से मल्टीप्लाई कर दो। लेट से वेट ले लेते हैं कि हर सिक्योरिटी का वेट कितना है। अब मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, लेट से कि 6 लाख रुपए आपने ABC में डाले थे और 4 लाख रुपए आपने XYZ में डाले थे, तो टोटल 10 लाख रुपए हो गया। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 60% ABC में डाला था और 40% आपने XYZ में डाला था? तो ये हमारे वेट्स हो गए। ठीक है, अब पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के लिए तो हम RI इंटू वेट आई कर लेते थे, जिसका आंसर आता है 10 इंटू 0.60 6, 20 इंटू 0.40 8, टोटल 14%। बट ध्यान देना, हम स्टैंडर्ड डेविएशन को वेट से मल्टीप्लाई अगर करें वेटेड एवरेज रिस्क निकालने के लिए तो वो आंसर कुछ इस तरह से आता है 12 इंटू 0.60 6, सॉरी 7.2 और 15 इंटू 0.40 6।
और अगर आप इसको पोर्टफोलियो का रिस्क बोलोगे तो वो हो जाएगा गलत। इसको तो आप पोर्टफोलियो का रिटर्न बोल सकते हो, बट इसको पोर्टफोलियो का रिस्क नहीं बोल सकते। सर ऐसा क्यों? हमने सेम ही तो मेथड अप्लाई करी है। जो मेथड रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की थी पोर्टफोलियो की, वही तो मेथड हमने रिस्क कैलकुलेट करने के लिए करी है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप एक सिक्योरिटी से ज़्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आपका रिस्क कम होते जाता है। बट आप जब वेटेड एवरेज करते हो तो आपने रिस्क को कम नहीं करा, आपने रिस्क को बांट दिया। अल्टीमेटली रिस्क कम हुआ ही नहीं है अगर आप वेटेड एवरेज फार्मूला इस्तेमाल करते हो तो। कहीं से भी रिस्क कम नहीं होता। आपने क्या किया, 12 और 15 के बीच का आपने रिस्क निकाल लिया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये रिस्क नहीं होता। अगर ABC फॉर एग्जांपल ले लो, ABC आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और XYZ आपकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। तो अगर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई ख़राब न्यूज़ आई तो इस पे रिस्क आएगा, ABC के रिटर्न कम होंगे आपके, लेकिन XYZ पे रिस्क आएगा ही नहीं। तो ऐसे टाइम पे इसका भी 6% कंसिडर करना गलत बात है। तो ये एवरेज रिस्क नहीं हो सकता। रिटर्न तो एवरेज हो सकता है, रिस्क एवरेज सर नहीं होता। ठीक है, सही बात है, रिस्क एवरेज नहीं होता। तो सर अब हम कैसे निकालें? एक चीज़ है, अब आपको जो कंसिडर करना पड़ेगा वो है नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, जो कि है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसका मतलब क्या है? ये जो दो सिक्योरिटीज़ आपने चूज़ करी है अपने पोर्टफोलियो के लिए, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? कोरिलेशन। इसको हम बोलेंगे RAX, A for ABC, X for XYZ. So what I want to do is I want to calculate the correlation between these two securities, because इससे मुझे पता चलेगा कि रिस्क कितना है पूरे पोर्टफोलियो में, ज़्यादा है, कम है या बिल्कुल भी नहीं है। अब ध्यान देना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मान लो फॉर एग्जांपल मैं दोनों के बीच बोलता हूं कि 1 है, +1। इसका मतलब ये होता है कि अगर ABC सिक्योरिटी ने 10% रिटर्न दिया तो XYZ भी 10% रिटर्न देगा, लेकिन ABC का शेयर 10% नीचे गिरा तो XYZ का भी 10% नीचे गिरेगा। ये होता है मतलब। 1 का मतलब एग्जैक्टली 10 से ये 1 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आएगा। 10% ऊपर जा रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। 10% ऊपर, 10% ये नीचे जा रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा, 10% नीचे। ठीक है सर, अब हम एक काम करते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों के बीच -1 लेते हैं। ऊपर वाला क्या था, +1, नीचे वाला क्या है, -1। अब इसका मतलब देखो क्या होता है, 10% अगर ABC ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब XYZ उसी दौरान 10% नीचे जाएगा। क्यों सर? ध्यान देना, ये पॉजिटिव 10% रिटर्न दिया है ABC ने, ये -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। या फिर मैं ऐसा लिख लेता हूँ, बहुत सिंपल, ये 10%, ये -10, ये +10, -10। आप ध्यान दो, -1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये एक रिलेशन है ना, रिलेशन का मतलब ये होता है कि ये फिगर ये बताता है कि एक सिक्योरिटी अगर किसी डायरेक्शन में मूव हो रही है तो उसका कितना हिस्सा दूसरी सिक्योरिटी मूव होगी। तो 10 का -1 हिस्सा यहां दूसरी सिक्योरिटी मूव होगी। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय -1, -10। यानी आप सोच रहे हो, निगेटिव कोरिलेशन अगर है तो एक सिक्योरिटी पॉजिटिव रिटर्न देती है, दूसरी निगेटिव रिटर्न देती है। मान लो कि ABC ने 10% निगेटिव रिटर्न दिया तो -10 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो XYZ पॉजिटिव रिटर्न देगा। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? इस केस में, पहले वाले केस में ABC और XYZ के रिटर्न की डायरेक्शन सेम थी। ABC भी ऊपर बढ़ रहा था, XYZ भी ऊपर बढ़ रहा था, ABC भी गिर रहा था, XYZ भी गिर रहा था।
लेकिन दूसरे वाले केस में जब निगेटिव कोरिलेशन है तो एक शेयर ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे जा रहा है, एक शेयर नीचे जा रहा है, दूसरा ऊपर जा रहा है, ये वाला ग्राफ बनता है आपका। इसे कहते हैं निगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन कभी कभी जीरो भी हो सकता है, यानी कि दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, ABC और XYZ में कोई रिलेशन ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ तीनों के एग्जाम्पल। पहले हम ले लेते हैं ABC, लेट से 10% रिटर्न देगा, तो XYZ कितना रिटर्न देगा? कुछ भी नहीं देगा, जीरो। 10 मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो। अगर ABC -10% देगा तो ये भी जीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि XYZ 0% रिटर्न देगा, इसका मतलब यह है कि इसके वजह से, ABC के वजह से XYZ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। यहां पे क्या हो रहा था? ABC बढ़ने से XYZ बढ़ रहा था, ABC गिरने से XYZ गिर रहा था। यहां क्या हो रहा था दूसरे वाले केस में? ABC बढ़ने से XYZ गिर रहा था, ABC गिरने से XYZ बढ़ रहा था। बट यहां पे ABC बढ़े या गिरे, XYZ में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि कोरिलेशन दोनों के बीच जीरो है। लेट से मैं आपको ये वाला प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान लो कि ABC यानी मेरे इक्विटी शेयर है, और XYZ यानी मेरे पास रखी हुई कैश, हाथ में जेब में रखी हुई कैश, ये लो, ठीक है। मैंने आपको मेरा पोर्टफोलियो बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये 50 रुपये। अब आप मुझे सिर्फ एक एग्जाम्पल दो, अब आप मुझे सिर्फ एक एग्जाम्पल बताओ, ठीक है, ध्यान देना। ये है 50 रुपये सर, ठीक है। अब मान लो कि मेरा इक्विटी का पोर्टफोलियो 10% से ऊपर जाता है, कल के दिन 10% से ऊपर चला गया, तो वहाँ तो चेंज दिखेगा। 50 रुपये कितना ऊपर जाएगा? 50 रुपये मेरे जेब में जो है वो 50 ही रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं आएगा। इक्विटी का मार्केट ऊपर नीचे कितना भी हो जाए, ये 50 रुपये ही रहेंगे मेरे जेब में। दूसरे दिन जब मैं निकाल के देखूंगा तो मेरे को कोई 60 रुपये बन के नहीं मिलेंगे, 10 रुपये ऊपर से आ गए, कहीं से जादू से आ गए, ऐसा नहीं होता। तो व्हाट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन इक्विटी एंड कैश? ज़ीरो, ज़ीरो। देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी एंड कैश। आपको बात समझ में आ रही है? अब पॉजिटिव कोरिलेशन किस किस के बीच में होता है वो ये भी मैं बता देता हूँ, ध्यान देना। मान लो कि ABC यानी आपका TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और XYZ यानी इन्फोसिस। बताओ, TCS एक टेक कंपनी है, इन्फोसिस भी टेक कंपनी है। अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, IT सेक्टर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो वो दोनों को इक्वली इम्पैक्ट करेगी। गेटिंग इट? तो इसे कहते हैं +1, ठीक है। अब -1 वाला एग्जांपल लेते हैं कि कोई सेक्टर में अगर बढ़त वो हुई, क्या कहते हैं, इंक्रीज़ हुआ, तो दूसरा सेक्टर गिरता है। ये कब होता है सर? ध्यान देना। ABC मान लो आपका इक्विटी है और XYZ गोल्ड है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि अगर लोगों ने इक्विटी शेयर में पैसा डालना शुरू करा तो इधर गोल्ड की प्राइसेस गिर जाती है, क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करता कोई। अगर पैसा आप यहाँ डाल रहे हो तो यहाँ नहीं डाल रहे हो, इसका मतलब ये होता है। तो ये निगेटिव जाता है, तो ये गिरेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये गिरेगा, अपोजिट। और तीसरा एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया, इक्विटी और कैश, निगेटिव, ज़ीरो कोरिलेशन। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग एग्जैक्ट 1 का कोरिलेशन नहीं रहता। द कोरिलेशन कैन बी एनीथिंग बिटवीन TCS एंड इन्फोसिस, लाइक 0.80 भी कोरिलेशन हो सकता है। सो ऑल एंड ऑल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो कोरिलेशन वाला फैक्टर है, कोरिलेशन कोइफिशिएंट है, वो उसकी एक रेंज होती है। इट कैन बी एनीवेयर इन बिटवीन -1, 0 एंड +1। कोरिलेशन कोइफिशिएंट इस रेंज के बाहर कभी नहीं जाता। सो कोरिलेशन कोइफिशिएंट आपका 0.80 भी हो सकता है, -0.80 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, -0.2 हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, -0.5 भी हो सकता है, 1 भी जा सकता है, -1 भी जा सकता है, उसको क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। ये जो +1 होता है इसको बोलते हैं परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ये बोलते हैं अनकोरिलेटेड।
और इसे कहा जाता है परफेक्ट यानी कि 1, निगेटिवली कोरिलेटेड। ठीक है। अब इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों के बीच। तो अब मैं वापस आता हूं और बताता हूं आपको कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए। तो जो भी दो सिक्योरिटीज हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में, उसका ध्यान देना, उसकी कितनी चीज़ें जानना ज़रूरी है आपको। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जानना ज़रूरी है, दोनों का वेट जानना ज़रूरी है। बट इसके अलावा एक और चीज़ है जो जानना ज़रूरी होती है, वो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इन 5 फिगर की आपको रिक्वायरमेंट होती है टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क। अब पोर्टफोलियो रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं आपको बताता हूं। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क, तो आपने अपने स्कूल टाइम पे एक फॉर्मूला देखा होगा, A+B² तो ऐसे टाइम पे आप उसको एक्सपैंड करते थे तो वो होता था A² + B² + 2AB। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सेम वही चीज़ जो हम रिटर्न के लिए करते थे, आप A की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A और वेट ऑफ A रख दो। मतलब हम रिस्क को वेट से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बी के जगह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वेट ऑफ एक्स रख दो, क्योंकि आपके ए का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए बी सी, और बी का मतलब एक्स वाई जेड हो गया। तो मैं ए बी सी का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेट लेता हूँ, एक्स वाई जेड का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेट लेता हूँ, और इतना रख के देखता हूँ क्या होता है। ध्यान देना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आ रहा है ना, तो ए यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए, बी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, वेट ऑफ एक्स। बस आपको पोर्टफोलियो का रिस्क मैंने बोला था 5 चीज़ों से निकलता है। ये तो सिंपल वेटेड एवरेज हो गया, इससे कुछ नहीं होने वाला। जो दोनों का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो भी आखिरी में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये चीज़ आप एक थोड़ा सा एडिशन कर दो इस फॉर्मूले में अपने लिए, कि सर मैं कोरिलेशन का भी इम्पैक्ट डाल देता हूं यहां पे। ठीक है। और ये सब चीज़ें स्क्वायर में है सारा का सारा। आखिरी में हम स्क्वायर रूट करेंगे फाइनल आंसर निकालने के लिए। तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और ध्यान देना क्या आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पकड़े तो क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए था 12%, वेट था 60%। ठीक है, तो उसको कैसे लिखोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए को 12 ही लिखो, 0.12 नहीं लिखना। वेट ऑफ ए को 0.60 लिखो। वेट को ही डेसिमल में लेना है, पॉइंट में लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को नहीं। इसको कर दो स्क्वायर। फिर x का कितना था 15% और वेट था 0.40, इसको कर दो स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कितना था हमारा 12%, वेट 60% मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है 15%, वेट 40%, और ध्यान देना आखिरी में जो आएगा वो है स्क्वायर रूट ऑफ RAX। अब हमने यहाँ पे लिखा नहीं, हम एक काम करते हैं, RAX इन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो ले लेते हैं 0.60। फिलहाल के लिए ले लो, आगे देखेंगे क्या होता है। क्वेश्चन में दिया रहेगा ये चीज़ 0.60, ये है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब इसका पहले तो मतलब समझ लो कि अगर ABC का शेयर 10% से ऊपर गया तो XYZ का शेयर 6% से ऊपर जाएगा। क्योंकि पहली बात तो 0.60 पॉजिटिव है। जब भी 0.60 यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो डायरेक्शन दोनों शेयर्स की सेम होती है, या तो दोनों बढ़ेंगे या तो दोनों गिरेंगे। निगेटिव वाले में ही अपोजिट होती है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। $51.84 प्लस 36 प्लस
51.84, क्या बात है। एक बार फिर से 2 इंटू 12 इंटू 0.6 इंटू 15 इंटू 0.40 इंटू 0.6, 51.84 आ जाओ। ये आता है 139.68। ध्यान देना, आपने जब शुरुआत करी थी तो डायरेक्ट स्क्वायर से करी थी, ये देख रहे हो स्क्वायर से, यानी कि आप जो स्टार्टिंग से निकाल रहे थे वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी नहीं था, वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी स्क्वायर था। और जो स्क्वायर होता है उसे हम क्या कहते हैं सर? वरायंस, पोर्टफोलियो वेरिएंस बोल लो। स्क्वायर वाला वेरिएंस होता है, बट हमें तो निकालना है सर स्क्वायर रूट, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हो तो इट इज़ गोइंग टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ 139.68, that comes to 11.82%. This is your standard deviation of the entire portfolio। अब ध्यान देना, हमारे इसी पोर्टफोलियो का जो रिटर्न निकला था वो था 14%, और इसी पोर्टफोलियो का जो रिस्क निकला है वो है 11.82%। अब ध्यान देना, आपने जब वेटेड एवरेज करा था तो वो आंसर आ रहा था 13.20। मैंने बोला था वो गलत है, क्योंकि दोनों को वेटेड एवरेज करना यानी कोई रिस्क कम नहीं हुआ, और जबकि एक से ज़्यादा में इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क कम होता है, और वो हमने एक्चुअल फिगर निकाला, देखो 13 से कम आ रहा है ये वाला, तो कम हुआ, दोनों से कम ही आया। ये इसका 12% था, इसका 15% था। आप अगर नोटिस करोगे तो 11.82 यानी थोड़ा कम तो आया हमारा, दोनों से कम आया इंडिविजुअल से, पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क। दैट्स वेयर आवर पर्पस गेट सॉल्व्ड। और ये सारा जादू जो हुआ है ना कि 12 और 15 से भी कम आया, वो हुआ है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वजह से, जो कि था 0.6। और अगर ये नहीं रहता तो फिर 13.20 ही आंसर आता, क्योंकि हम तब 1 मानते। चलो ठीक है, अब आपने ये सब जो करा, ये इसका फॉर्मूला हम थोड़ा सा वापस से लिख लेते हैं। ये जो पोर्टफोलियो का रिस्क निकाला था, ये सिर्फ 2 सिक्योरिटी के पोर्टफोलियो का रिस्क था, जिसमें एक पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 सिक्योरिटी ही है। जब चैप्टर देखेंगे तब 3 सिक्योरिटी वाला या 3 से ज़्यादा वाले का रिस्क कैसे निकालना है वो हम देखेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं समराइज करता हूँ इस फॉर्मूले को, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन को। थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अब थोड़ी कहानी बढ़ती जा रही है आगे। पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले तो आप लेते हो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए का स्क्वायर, फिर आप उसमें ऐड करते हो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, और एक्स ले लो, चलो एक्स, वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर, और उसके बाद आप लेते हो 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए, थोड़ा सरका लेते हैं इधर में, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, वेट ऑफ एक्स, और फिर लेते हो सर कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए एंड एक्स, और फिर ये तो हो गया पोर्टफोलियो का वेरिएंस। अब इसको स्क्वायर रूट करोगे तो आपका आता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। अब थोड़ा रटना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यही आप क्वेश्चन 15 बार 20 बार सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आया कहाँ से सर ये फॉर्मूला? ध्यान देना, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला आया है आपका, जो आपने मैथ्स में सीखा था, ए प्लस बी होल स्क्वायर को जब आप ओपन करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। बस हर ए स्क्वायर की जगह पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए रख दो, बी स्क्वायर की जगह पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी रख दो, फिर ए बी की जगह, और लास्ट में सिर्फ जो एक एडिशनल पॉइंट ऐड करना है वो है आर ए एक्स। क्यों कोरिलेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हम एक शेयर के चेंज में, एक शेयर के इम्पैक्ट क्या कहते हैं, रिटर्न में जो चेंज होने वाला है उसका इम्पैक्ट जो दूसरे पे पड़ रहा है वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं यहाँ पे, जो आर ए एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और उसी वजह से रिस्क आपका कम होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जब बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तब आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। और कोरिलेशन भी आपने समझ लिया कि कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है आर। दो सिक्योरिटीज़ या दो चीज़ों के बीच में निकाला जा सकता है। मैं यहाँ पे
ए बी लिख देता हूँ, जहाँ पे ए का मतलब होता है पहला इन्वेस्टमेंट, बी का मतलब होता है दूसरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। अब बात करते हैं सर कोवेरियंस की। ठीक है सर, वैसे देखा जाए तो कोरिलेशन और कोवेरियंस को हम फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं, काम तो नहीं आएगा रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में, पोर्टफोलियो में तो आएगा। तो इस पार्ट को फ़िलहाल छोड़ दो, क्योंकि मैं अब ये दोनों कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी फार्मूलाज हमारे पास दिए हुए हैं, लेकिन अभी इतना सारा एक साथ लेना इज़ नॉट फिजिबल। जब पोर्टफोलियो चैप्टर शुरू करेंगे तब ले लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, पोर्टफोलियो रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन और रिटर्न। तो ध्यान देना सर क्या आता है। रिटर्न हमने देखा कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखा, पोर्टफोलियो रिटर्न भी देखा और पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखा। रिवाइज करेंगे टाइम टू टाइम ताकि हमें ये सब चीज़ें याद रहे। ये हो गया हमारा बेसिक्स बिफोर रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर। कोरिलेशन और कोवेरियंस हटा दो इसमें से, वो मैं बाद में कवर अप कर लूँगा। अब इसके बाद चालू करेंगे सर रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर। अब ये चालू करने से पहले एक चीज़ आप समझ लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, इसके बेसिस पे चैप्टर का मतलब निकलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि हमारा रिटर्न, हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना % से ऊपर या नीचे जाएगा, यानी हमें कितना फ़ायदा या नुकसान होगा। और जो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर देखने वाले हैं हम, इसमें सिर्फ नुकसान की बात करने वाले हैं। तो जो सिर्फ नुकसान वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, उसे कहते हैं वैल्यू एट रिस्क, VAR। आप उसको ऐसे वार बोलो या VAR बोलो, वैल्यू एट रिस्क। और इसमें हम सिर्फ लॉस की बातें करते हैं। अब मैं रिस्क मैनेजमेंट को स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोल सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे इस चैप्टर को मैं स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोल सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों की बात बताता है। लेकिन इस चैप्टर में जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ लॉस की बात बताता है। तो कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई करके वार में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि अब आप इस चैप्टर में अगर वार का फॉर्मूला देखोगे ना, वार का फॉर्मूला, तो आप ये पाओगे कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो प्रॉफिट और लॉस बता रहा है, इसी स्टैंडर्ड डेविएशन को किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से प्रॉफिट वाला पार्ट या प्रोपोर्शन हट जाएगा और जो बचेगा वो लॉस है जो हमें चाहिए। तो वेट टिल द नेक्स्ट लेक्चर, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वार इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगेन स्टार्टिंग में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक रहेगा, मतलब लास्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स रहेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू होने से पहले। नहीं तो आप बोलोगे सर एक साथ इतने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए, अब क्या शुरुआत करनी है तो कॉन्सेप्ट्स थोड़े रहते हैं ज़्यादा, बट उसके बाद एक एक करके ही आते हैं। अभी तक हमने मान लो 10 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, जो मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। 10 से 11 हो चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज़ नथिंग बट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट इज़ नथिंग बट प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग per annum to the power number of compounding in a year multiplied by time in year। उसके बाद इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने इसी से डिराइव करा था, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन टू द पावर एन टी माइनस 1। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के बीच में रिलेशन, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, एन्यूटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। परपेचुटी, कैश फ्लो नेक्स्ट ईयर की अगर लोगे तो परपेचुटी उसके एक साल पहले की निकलती है। सो CF1 डिवाइडेड बाय आर। तो ये 6 फॉर्मूले हो गए थे। उसके बाद मैं आता हूँ सर 7वें फॉर्मूले पे। अपना जो 7वां फॉर्मूला था वो था रिटर्न वाला। रिटर्न 2 तरीके से निकाले जा सकते हैं, विदाउट प्रोबेबिलिटी, विथ प्रोबेबिलिटी। विदाउट प्रोबेबिलिटी रिटर्न को डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन यानी न्यूमरेटर में रिटर्न रख के डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट रख के भी कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप प्रोबेबिलिटी के साथ आते हो तो इट इज़ नथिंग बट रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो सारे और उसका टोटल कर लो। फिर आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका मतलब होता है सर रिस्क। स्टैंडर्ड डेविएशन विथ प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बहुत सिंपल सर, रिटर्न को एक्सपेक्टेड रिटर्न से माइनस करके डेविएशन निकालो, निगेटिविटी हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, उसके बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल करो, इसे वेरिएंस कहते हैं, और फिर स्क्वायर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अगर विदाउट प्रोबेबिलिटी है यानी प्रोबेबिलिटी नहीं दी है तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करनी है, R माइनस 12R करके डेविएशन निकालोगे, उसको निगेटिविटी हटाने के लिए स्क्वायर करोगे,
फिर टोटल कर लो और डिवाइडेड बाय n। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल हो रहा है और यहाँ टोटल करने के बाद n से डिवाइड हो रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और स्क्वायर रूट करोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन एक एक असेट में निकालने के लिए, एक असेट में एक साथ निकालने के लिए। बट अगर पोर्टफोलियो दिया है और उसके अंदर की डिटेल दी है तो पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकालोगे कि उसके अंदर के हर असेट के रिटर्न उसके अंदर के हर असेट के वेट को मल्टीप्लाई करके निकलेगा। सो रिटर्न इनटू वेट ऑफ द असेट और फिर टोटल, आपका आंसर आ जाएगा। अब पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो 2 असेट वाले पोर्टफोलियो के लिए ही हमने अभी तक सीखा है, आगे जाके 3-4 सब इंक्लूड होंगे पोर्टफोलियो वाले चैप्टर में। अभी आप देखो 2 असेट वाले पोर्टफोलियो में कितना भारी फॉर्मूला बन गया। सो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 2 असेट्स इज नथिंग बट, ध्यान देना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी स्क्वायर। आप बी बोलो, सी बोलो, एक्स बोलो, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये पहली सिक्योरिटी है, ये दूसरी सिक्योरिटी है। सो दूसरी सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेट को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर किया, फिर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी आर ए बी कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है सर? ये 2 सिक्योरिटी के बीच में जो रिलेशन होता है रिटर्न्स का वो बताता है कि एक सिक्योरिटी अगर कितने परसेंट से कुछ परसेंट से चेंज हुई तो दूसरी सिक्योरिटी पहली सिक्योरिटी का परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय आर से चेंज होती है। आर कैन बी इन बिटवीन -1 to +1, इसके बियॉन्ड नहीं जाती। जो +1 होता है उसे परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड कहते हैं, जो -1 होता है उसे परफेक्टली निगेटिवली कोरिलेटेड कहते हैं, 0 होता है तो उसे अनकोरिलेटेड कहते हैं। ठीक है, इसी को इस्तेमाल किया जाता है पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन में। अब कोरिलेशन निकालना कैसे है? जो 0.6 तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 0.6 आएगा, वो 0.6 हमने निकाला कैसे ये हम पोर्टफोलियो वाले चैप्टर में देखेंगे। उसके लिए कोवेरिएंस पढ़ना ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे। 10 कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर शुरू करके उसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और शुरू करेंगे वैल्यू एट रिस्क वाले कॉन्सेप्ट से। So for the time being, bye bye from my side. I hope you are connected to me till now. Please make sure that you are joining the Telegram channel and subscribing to the YouTube channel for more updates, because class खत्म होने के बाद भी मैं continuously कुछ ना कुछ देते रहता हूँ latest updates जो आपको help करती है आपके एग्जाम से related. But if you are not connected to the Telegram channel and not connected to the YouTube, then you will be missing out on lots of fun. See you.